ठंड में गरीब काली बहू के घर आया हीटर। अरे वाह बहू, तू तो काफी अच्छी बुनाई कर लेती है। ये शॉल और ये स्वेटर तो काफी ज्यादा सुंदर और मुलायम है। माँ जी, वो मेरी माँ ने मुझे ये बुनाई का काम सिखाया था। लेकिन बहू, तू ये सब बना क्यों रही है? माँ जी, अब ठंड के मौसम में दिन ही कितने रह गए हैं, कुछ ही हफ्तों में ठंड का मौसम शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सबके लिए स्वेटर और शॉल बना दूं। देखिए, ये वाला मैंने भावना के लिए बनाया है। अरे वाह, ये स्वेटर तो काफी सुंदर है। अरे भावना, देख, तेरी भाभी ने तेरे लिए कितना प्यारा स्वेटर बनाया है। मुझे नहीं देखना कोई स्वेटर, ये स्वेटर भी इन्हीं की तरह ही मनहूस होगा जैसे इनका काला रंग मनहूस है। इनके हाथ का दिया हुआ पानी भी मैं नहीं पीऊं तो इनके हाथ का बना हुआ स्वेटर पहनना तो बहुत दूर की बात है। भावना, ये क्या तमीज है अपनी भाभी से बात करने की? कितनी बार कहा है तुझे कि अपनी भाभी से तमीज से बात किया कर। माँ, इस काले कौवे की शक्ल सी देखने वाली, मैं क्या ही तमीज से बात करूं इससे? मुझे तो इसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं है। जिस दिन सुबह सुबह इसका चेहरा देख लो, सारा का सारा दिन खराब हो जाता है। इतना कहकर भावना वहाँ से चली जाती है। भावना की बातें सुन मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मनीषा और मनीष का ससुराल एक गरीब परिवार था, लेकिन इन सब के बावजूद भी मनीषा सर्वगुण संपन्न होने के सारे फर्ज निभाती है। मनीषा का रंग दिखने में काला था, लेकिन उसकी अच्छाई और दिल की वजह से सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन मनीषा की ननंद भावना उसके रंग की वजह से उसे हमेशा नापसंद करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मनीषा भावना से बहुत प्यार करती थी। समय गुजरता है और ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। बाबूजी, इस बार तो सुनने में आया है कि कड़ाके की सर्दी के साथ बर्फबारी भी होगी। इस कड़ाके की सर्दी में तो मन करता है कि बस पूरा दिन कंबल ओढ़ हीटर के सामने बैठे रहो। लेकिन हम गरीबों के नसीब में हीटर को होना मानो जैसे नागमणि का होना मुमकिन ही नहीं है। हीटर तो बड़े और अमीर परिवार के लोग ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों की जितनी कमाई होती है, अगर उतने में हमारा घर का खर्च निकल जाए, वही काफी है। महेंद्र और केतन रोज की तरह बात करते हुए जूते की फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन दोनों जैसे ही फैक्ट्री के बाहर पहुंचते हैं तो बाहर बड़ी तादाद में मजदूरों की भीड़ को पाते हैं। अरे मनोज, ये सारे मजदूर फैक्ट्री के अंदर होने की बजाय बाहर क्या कर रहे हैं? अरे क्या बताए केतन भाई, फैक्ट्री का मैनेजर और मालिक फैक्ट्री बंद करके 2 महीने के लिए बाहर चले गए हैं। अब वो लोग 2 महीने बाद ही लौटेंगे। वो तो हम सबके पैसे भी लेकर चले गए। अब हम इन 2 महीनों में क्या करेंगे? हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। एक तो ये सर्द भरा मौसम, ऊपर से हमारी रोजी रोटी भी चली गई। महेंद्र और केतन मायूस चेहरा लेकर अपने घर लौटते हैं और अपने परिवार वालों को सारी बात बताते हैं। ये तो होना ही था, और हो भी क्यों ना। ये काली मनहूस का साया जो इस घर में है, जब से इसके कदम इस घर में पड़े हैं तब से इस घर में खुशी तो मानो गायब हो गई है। अपना मुंह बंद कर रही है या नहीं? तेरे भाई और पिताजी की नौकरी चली गई है और तू अभी भी अपनी भाभी को कोस रही है। बस करो तुम दोनों। एक तो हमारी नौकरी चली गई, ऊपर से ये सर्दी का मौसम। ऐसे मौसम में तो कहीं पर काम भी नहीं मिलता है। पिताजी, मैंने अपने दोस्तों को तो बोल दिया है, देखते हैं शायद कुछ दिनों में हमें कोई काम मिल जाए। महेंद्र और केतन की नौकरी छूट जाने की वजह से सारा परिवार काफी ज्यादा परेशान होता है। कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे घर में राशन की कमी आने लगती है और बढ़ती सर्दी के कारण सबकी तबीयत खराब रहने लगती है। डॉक्टर, भावना की तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं है ना? 2 दिन से ये कुछ खा भी नहीं रही है और ना ही किसी से ठीक से बात कर रही है। इनकी कंडीशन देखकर लगता है कि इन्हें निमोनिया हो गया है। आप सब लोग तो आजकल का मौसम देख ही रहे हो। एक तो कड़ाके की सर्दी, ऊपर से ये बीच बीच में हो रही बर्फबारी। अब तो स्वेटर को पहनने का भी ज्यादा फायदा नहीं लगता। मेरी मानो तो आप लोग कहीं से एक हीटर का बंदोबस्त कर लो। इस सर्दी से बचने का यही एक उपाय है। डॉक्टर साहब, हीटर तो बहुत महंगा आता है और हम लोग खाने तक के मोहताज हो रहे हैं, तो हीटर का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? मैं आप लोगों की हालत समझ सकता हूँ, लेकिन जो उपाय था वो मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर की बात सुन सारा परिवार अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। पिताजी और आपके साथ माँ जी और मैं भी कुछ काम करती तो शायद आज हमारे ऐसे दिन ना होते। घर में खाने को राशन नहीं, ऊपर से नंद जी की तबीयत भी इतनी खराब है। मुझे तो लगता है कि हम सभी लोग ठंड में भूखे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ जी, ऐसा मत बोलिए। भगवान जब सारे रास्ते बंद कर देता है तो हमारी परेशानियों के हल के लिए एक रास्ता खोल देता है। ठंड का मौसम है तो क्यों ना मैं और आप मिलकर स्वेटर और शॉल की बुनाई करें।
और उन्हें मार्केट में बेचेंगे। हम सस्ते दामों पर बेचेंगे तो लोग हमसे ज्यादा स्वेटर और शॉल खरीदेंगे और कुछ दिनों में हम इतने पैसे तो जमा कर ही लेंगे कि हम लोग एक हीटर खरीद सकें। मनीषा की बात सुन अनुराधा और सभी लोगों को मनीषा का आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद मनीषा शॉल और स्वेटर की बुनाई करती है। वहीं अनुराधा भी उसकी मदद करती है। काफी शॉल और स्वेटर की बुनाई करने के बाद अनुराधा और मनीषा उन्हें बाहर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। बाप रे, आज कितनी ठंडी है, ऐसी ठंडी तो मानो जान ही निकल जाएगी। माँ जी, अब हमें अपने आराम के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। आप देखना, ये तकलीफ सिर्फ कुछ ही दिनों की है। चारों तरफ सर्द हवाएं चल रही होती हैं, हर तरफ ओस और कोहरे का माहौल छाया होता है, लेकिन ऐसी हालत में भी अनुराधा और मनीषा हार नहीं मानती और अपने परिवार के लिए हीटर लाने के लिए स्वेटर और शॉल बेचती हैं। शॉल स्वेटर ले लीजिए, गरम ऊन के बने मुलायम स्वेटर। इसे पहनने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। सस्ते सस्ते स्वेटर हैं, ले लीजिए। एक ये गुलाबी वाला स्वेटर कितने का है? बस 200 रुपए का। काफी सस्ता है और साथ ही साथ मुलायम भी है। एक काम करो, मुझे 3 स्वेटर दे दो। ये लीजिए मैडम, आपके 3 स्वेटर। अच्छी बुनाई और मुलायम स्वेटर होने की वजह से अब धीरे धीरे मनीषा और अनुराधा के ठेले पर कस्टमर की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। ये लाल वाला और पीला वाला स्वेटर देना और ये शॉल भी। मुझे भी ये हरा वाला स्वेटर और ये 2 शॉल देना। मैं तो बस अपने परिवार के लिए यहीं से सारे स्वेटर और शाल खरीदता हूँ। एक तो सस्ते, ऊपर से इतने अच्छे और टिकाऊ। कस्टमर की भीड़ बढ़ने की वजह से अब धीरे धीरे अनुराधा और मनीषा की तरक्की भी बढ़ने लगती है और उनके घर की हालत भी ठीक होने लगती है। और अब आखिरकार दोनों सास बहू इतने पैसे जमा कर ही लेती हैं कि वो अपने परिवार के लिए एक हीटर खरीद सके। मुझे तो तुम दोनों पर गर्व हो रहा है। हम आदमी होकर भी जो नहीं कर पाए वो औरत होकर तुमने कर लिया। अगर तुम दोनों मेहनत नहीं करती तो आज भी हम लोग सर्दी में जूझ रहे होते। माँ और मनीषा, ये सब सिर्फ आप दोनों की वजह से हो पाया है। ये तो बस आप लोगों की दुआ और भगवान की दया है जो ये सब मुमकिन हो पाया। मनीषा की बदौलत पूरे परिवार को ठंड के कहर से मुक्ति मिल पाई थी। ये सब देख अब भावना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आज तक आपके काले रंग की वजह से आपको हमेशा गलत समझा, ताने दिए, आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे बहन की तरह प्यार किया। मैं तो आपकी माफी के भी लायक नहीं हूँ। नहीं भावना, ऐसा मत कहो। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब बीती बातों को याद करने का क्या फायदा। तुमने मुझे दिल से अपना लिया, यही मेरे लिए काफी है। अब जाकर मेरा परिवार पूरा हुआ। मनीषा अपनी ननंद भावना को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब वो तीनों ही स्वेटर और शॉल बेचने का काम करती। उसी के साथ साथ केतन और महेंद्र की भी नौकरी लग जाती है, जिससे अब पूरा परिवार पहले से भी अच्छी जिंदगी जीता है और इस सर्द भरे मौसम को बिना किसी परेशानी में हीटर के सहारे अच्छे से गुजारता है। कब से तुम इस बात को काटे जा रहे हो? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन डर तो इस बात का है कि कहीं तुम्हारी माँ मेरे काले रंग की वजह से मुझसे शादी करने के लिए मना न कर दे। मेरी माँ को मैं खुद मना लूंगा, तुम परेशान मत हो। विक्रम ऐसा कहकर पार्क से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रोजाना सुबह सलोनी से वो पार्क में ही मिला करता था। विक्रम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, जिसके चलते वो सलोनी से शादी नहीं कर रहा था। एक दिन वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी में जाता है। अरे मालिनी आंटी जी, श्वेता कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? अपने कमरे में होगी बेटा, जाकर देखो। विक्रम अपनी सहेली को गिफ्ट देने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाता है, जहां उसकी सहेली श्वेता रो रही होती है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं रो रही हूँ क्योंकि आज मेरी शादी है और मेरा होने वाला पति किसी और के साथ भाग गया है। अब मैं जीना नहीं चाहती, सब जगह मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। श्वेता ऐसा कहकर अपना हाथ काटने ही वाली होती है कि तभी उसे रोकते हुए विक्रम कहता है, पागल हो गई हो क्या? अरे तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तुम इतनी सुंदर और खूबसूरत हो। विक्रम के ये कहते ही श्वेता के मन में कुछ और ही विचार चलने लगते हैं, जिसके चलते वो विक्रम से अपने हाथ पर चाकू रखकर कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अगर तुमने आज मुझसे शादी कर ली तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
विक्रम श्वेता को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन श्वेता उसकी एक नहीं सुनती, जिसके चलते विक्रम को उसकी जान बचाने के लिए उससे शादी करनी पड़ती है और उसके लिए एक अलग से फ्लैट खरीद कर रहना पड़ता है। तरुण, मैं तुझे क्या बताऊं भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरी शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड से हो गई है, जिसके बारे में सलोनी को जरा भी नहीं पता। पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद मैं तुझे कोई सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। विक्रम तरुण को खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाता है। तभी उन्हें शादी दिखाई देती है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर वो दोनों बेधड़क उस शादी में पहुंच जाते हैं, पर वहां एक गैंगस्टर अपनी ही बहन के पति को गोली मार देता है। अरे हमारी बहन को धोखा देने चला था, इसकी इतनी जरूरत, ले पहुंचा दिया भगवान धोरे। लेकिन अब बेटा, तेरी बहन से शादी कौन करेगा? मैं तो यहीं से ही ढूंढ लूंगा अपना जीजा। तभी कालिया की नजर विक्रम के ऊपर पड़ती है और वो अपनी बंदूक उठाकर विक्रम की खोपड़ी के पास रख देता है। ये लो, मिल गया हमारा जीजा, यो करेगा हमारी बन्नों से ब्याह। लेकिन जरा मेरी बात तो सुनिए। और ज्यादा मचमच मत कर, नहीं तो अभी ठोक दूंगा तुझे। फिर क्या था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं, दुल्हा बन गया था विक्रम। वो भी उसकी अनचाही शादी एक और हो चुकी थी। साले कुत्ते कमीने, तेरे भूखे पेट की वजह से मेरी दूसरी शादी हो गई। अब मैं इसे कहाँ रखूंगा? फिर क्या था, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं, दुल्हा बन गया था विक्रम। उसकी अनचाही शादी एक और हो चुकी थी। विक्रम अपनी दूसरी पत्नी को भी इसी प्रकार एक अलग फ्लैट लेकर रखने लगता है। एक दिन विक्रम रात को नाइट वॉक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे एक ब्रिज के पास एक दुल्हन के जोड़े में लड़की सुसाइड करती हुई दिखाई देती है। पागल हो गई हो क्या? क्यों मरने जा रही हो? अच्छी खासी जिंदगी मिली है, इसका इस्तेमाल करो। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पिताजी जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर रहे हैं जो पूरी तरह पागल है। एक पागल से शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और ये तो इसमें सुसाइड करने की क्या बात है? चलो मैं तुम्हारे माता पिता को समझा देता हूँ, वो तुम्हारी शादी किसी अच्छे और समझदार लड़के से करवा देंगे। यहाँ तो विक्रम उस लड़की के माता पिता को समझाता है, लेकिन उल्टा उसके माता पिता उसे ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का समझकर जबरदस्ती अपनी लड़की की शादी उसी से करवा देते हैं। अरे दरोगा हूं मैं, दरोगा, मेरी नहीं मानेगा तो किसकी मानेगा? लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं पहले से और अब से कुछ मायने नहीं रखता। अब तो मेरी बेटी तेरी बीवी बनेगी और तेरे ही घर विदा होगी। दुर्योधन जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी विक्रम से करवा देता है और विक्रम को एक तीसरा फ्लैट लेना पड़ता है, जिसमें वो प्रियंका को रखता है। इसी बीच वो सलोनी से मिलने जाता है। सलोनी विक्रम को देखते ही गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ तो मेरा कॉल उठाते ही नहीं हो। कोई और पसंद तो नहीं आ गई है तुम्हें? अरे मेरी जान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। विक्रम इतना कहता ही है कि तभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है। विक्रम, तुम कहीं भी हो, फौरन ऑफिस आओ, एक अर्जेंट मीटिंग करनी है। ये सुनकर विक्रम रख देता है। अच्छी खुशखबरी है, मेरा आज प्रमोशन होने वाला है, इसलिए मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया है। उसके बाद तो देखना, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। विक्रम ऐसा कहकर वहां से निकल जाता है। वहीं बेचारी सलोनी कैफे में बैठी हुई रोती रह जाती है। पता नहीं क्या हो गया है विक्रम को, लगता है जैसे मुझसे प्यार ही नहीं करता। पता नहीं ये मुझसे शादी करेगा भी या नहीं, कहीं इसको मेरे रंग से प्रॉब्लम तो नहीं। बेचारी काली सलोनी अपने बारे में उल्टा सीधा सोच ही रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रम का बॉस उससे कहता है, देखो बात यह है कि हम तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब से मेरी मोना अमेरिका से लौटी है, वो तुम्हें पसंद करने लगी है। वो तुमसे शादी करना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें प्रमोशन नहीं बल्कि इस कंपनी का आधा मालिक बना रहा हूं। ये सुनते ही विक्रम हैरान रह जाता है। मैं तुम्हारी मुंह से ना बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मेरी शादी अब तुमसे ही होगी। फिर क्या था, विक्रम को इस बार लालच आ जाता है। कंपनी का मालिक बनने के चलते वो मोना से शादी कर लेता है। इसी के चलते उसकी 4 शादी हो चुकी थी। एक दिन वो अपने दोस्त के घर पर अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। अरे भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सलोनी बार बार माँ से बात करने की बात कर रही है और यहाँ मेरी 4 लड़कियों से शादी भी हो चुकी है। तो परेशान क्यों हो रहा है? तू एक शादी और कर ले। आखिर सलोनी तेरा सच्चा प्यार है। अगर सच्चे प्यार को धोखा देगा तो तुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा।
अपने दोस्त की बात सुनने के बाद विक्रम अपनी माँ से सलोनी के बारे में बात कर लेता है। विक्रम की माँ को भी एक संस्कारी लड़की चाहिए थी, जिसके चलते वो सलोनी से अपने बेटे की शादी के लिए तैयार हो जाती है। चारों तरफ शहनाई बज रही होती है और शादी का माहौल होता है, जहाँ विक्रम अपनी होने वाली पत्नी सलोनी के गले में मंगलसूत्र पहनाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी शादी में उसकी चारों पत्नियां आ जाती हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम पहले से ही शादीशुदा हो और मुझे छोड़कर तुम इस काली कलोटी से शादी कर रहे हो। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, अपने पिता की आधी कंपनी का मालिक तुम्हें बना दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। यो सिर्फ हमारा पति है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। अरे ऐसे कैसे? ये मेरा पति है, तुम में से किसी का पति नहीं है। बेचारी सलोनी अपनी 4 गोरी सौतन को देखकर खड़ी रह जाती है। 1 2 3 4, मेरी 4 सौतन है। विक्रम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे तुम्हें मेरे काले रंग से प्रॉब्लम थी तो मुझे पहले ही बता देते, मैं तुमसे शादी करने की जिद ही नहीं करती। विक्रम सलोनी के ऐसे शब्द सुनकर रो पड़ता है और रोते हुए सलोनी और अपनी चारों पत्नियों को शुरू से लेकर अभी तक की सारी कहानी बताता है, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। मैं गलत हूँ, तुम पांचों सही हो, इसलिए मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। सलोनी अपनी चारों सौतन के साथ मिलकर समझौता कर लेती है और विक्रम को जाने से रोक लेती है। मुझे मेरी सौतन के साथ और मेरी सौतन को मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। हम पांचों आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। फिर क्या था, विक्रम के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। उसकी चारों पत्नी उसकी 5वीं शादी करवा रही थी, जिसके बाद विक्रम अपनी 5 पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।